काजी साहब ये फरमाइए कि ये कई पार्लियामेंट की तरफ से एक सरेंडर तो नहीं है कि हम सिविलियन इदारे जो हैं वो किसी सिविलियन लीडर का एहतसाब भी नहीं कर सकते, उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, उसे सजा भी नहीं दे सकते। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस तरह अभी हमारे लियास राणा साहब ने भी कहा कि ISPR जवाब दे, वो क्यों जवाब दें? इस मुल्क में एक हुकूमत है, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत ने ये करना है। तो मसला ये है कि हम खुद जो है उनको सियासी बहस के अंदर घसीटते हैं। जो अगर हुकूमत कोई मुकदमा कायम करना चाहती है, जो जिस भी एक्ट के तहत करना चाहती है, तो वो हुकूमत ने करना है, किसी इदारे ने नहीं करना। किसी जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पे 75 बरस से हो रही है, उसमें सियासी जो बातें डिस्कस नहीं होती। क्या उसके इलामिये में ये चीज लिखी थी कि हम इमरान खान को पकड़ेंगे? नहीं, जिन शरपसंद जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ होगी, और पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी मसाइल हैं उसके हवाले से बात थी। तो इसके ऊपर अमल दरामद तो हुकूमत वक्त ने करना है ना, किसी इदारे ने तो नहीं करना। अगर क्वेश्चन बनता है तो वो हुकूमत वक्त से बनता है कि आप बताएं कि आपने अब तक क्या किया। दूसरी बात यह है कि ये वही पार्लियामेंट है, ये वही पार्लियामेंट है जहां पे आपने भी देखा जावेद चौधरी साहब के जिन लोगों ने हमारे जवानों के गले काटे थे, हमारे बच्चों को शहीद किया था, उनके खिलाफ जब फौजी अदालतों की बात हुई तो रजा रुबानी साहब रोते थे और वो आंसू उनके निकल आए थे। और आज उसी पार्लियामेंट के अंदर सियासी मुखालफिन को फौजी अदालतों में भेजने की कितनी बेताबी है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये एक सियासी बयानिया है। बाकी 9 मई के जो वाकयात हैं काबिल मुज़म्मत हैं, जो भी उसमें मुलविस है आइन और कानून के मुताबिक जो उसमें गुंजाइश है, आप उनके साथ वो सलूक करें। लेकिन ये बयानिया बनाना। अच्छा, आपने साथ ही रहना काज़मी साहब, सरदार सरफराज ज्वाइन किया है, ये महकमा मौसमियात के सरबराह हैं और इनसे चंद सवाल करने को पूरी कौम इस वक्त कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहती है। सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, ये तूफान जो है इसमें कितने % चांसेस है कि ये पाकिस्तानी इलाकों को हिट करेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ज्यादा इसका इम्कान हिट करने का तो इंडिया के इलाकों को ही है, लेकिन उसकी पेरिफेरी में हमारा जो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, केटी बंदर वगैरह, वो आ सकता है। ये कह लें कि जो बिल्कुल इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान की और इंडिया के दरमियान, जो हमारी सदर्न सिंध या साउथ ईस्टर्न सिंध के इलाकों की, तो एन उसके ऊपर से या उसकी राइट साइड से गुजरेगा, तो ज्यादा इम्कान तो हिट करने का उधर इंडियन साइड पे है। लेकिन जाहिर है कि उसका फैलाव काफी होता है, तो हमारे एरिया जो केटी बंदर और दूसरा जो मलिका एरिया है, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट की जो तहसीलें हैं, वो उसकी जद में आएंगी और वहां पर तेज आंधी और बारिशें वगैरह मुतवक्के हैं। अच्छा, ये फरमाइए, ये वाकई 50,000 लोगों को नकल मकानी करवानी पड़ेगी यहां से या नहीं? देखिए, असल में समंदर में रफनेस बढ़ जाती है ना काफी। जब ज्यादा शिद्दत का साइक्लोन होता है तो ज्यादा तूफानी आती है समंदर में, तो जो बिल्कुल आपकी लबे समंदर आबादियां होती हैं समंदर के साथ मिली हुई, ज्यादातर फिशरमैन की वो होती है, रिहायशी का आबादियां होती हैं, तो वहां पे पानी अंदर आ सकता है। जब ये किसी पट्टी से टकराता है साइक्लोन, तो वहां पे स्टॉर्म सर्ज ज्यादा होती है, यानी ऊंची लहरें उठ सकती हैं 8 से 10 फीट तक एटलीस्ट उस पर्टिकुलर एरिया में। तो उन चंद एक जगहों को इनखला अगर हो जाए, ऐसा ना हो कि पानी अंदर आ जाए। 99 में एक साइक्लोन ने इस एरिया को हिट किया था, तो उस वक्त भी स्टॉर्म सर्ज इतनी हुई थी, तो उसकी वजह से काफी नुकसान हुए थे। हम बात हो गई थी कि वो पानी अंदर आके लोगों को अपने साथ बहा के ले गया था। तो कुछ एरियाज जो वल्नरेबल एरियाज है, वहां से इनखला उनका इस तरह से हो जाए। और वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किन किन इलाकों से लोगों को निकलना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि 15 तो अब ज्यादा दूर नहीं है सर? जी, उसमें केटी बंदर और उसके साथ खारोछान और जाती और ये कुछ चंदे के इलाके हैं। जाहिर है वो PDM में ज्यादा उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं, उन्होंने बिल्कुल उस पर मार्क भी किए हुए हैं। तो इनखला करना या उन लोगों को निकालना तो उनका वो है एक तरह से मैंडेट। और ये फरमाइए सर, ये जब तूफान आएगा तो उससे कहा जा रहा है कि बारिशें बहुत ज्यादा हो सकती हैं 3-4 दिनों में और उससे तबाही आएगी। क्या वाकई बारिशें ज्यादा हो सकती हैं और वो सिर्फ सिंध को मुतासर करेगी या बाकी इलाकों को भी? जी बिल्कुल। देखिए, साइक्लोन के असल में ये 3 तरह के बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, यानी स्क्वाली विंड्स आप कह लें, कि उसकी शिद्दत पर डिपेंड करता है। जैसे ही अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म की सूरत में, यानी साइक्लोन की सूरत में अगर हिट करता है उस पर्टिकुलर एरिया किसी को, तो वहां पर 50 नॉटिकल माइल तक उसमें हवाएं चल सकती हैं, यानी तकरीबन 100 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और इसी तरह से बारिशें, जाहिर है कि जब असल में साइक्लोन को वापस डीके होने में भी उतना एक तरह से ना प्रोसेस होता है कि
साइक्लोन से वापस डिप्रेशन, फिर वापस लो प्रेशर एरिया। तो इस दौरान में काफी बारिशें, बरसात के गुजरता है वो उस पर्टिकुलर एरिया से। तो ये जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं, ठट्ठा, बदीन और सजावल और आगे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और उमरकोट और मीरपुर खास, उन अजला में ज्यादा बारिश मुतवक्के है। वैसे तो ऊपर कराची और हैदराबाद और नवाबशाह तक उसके इन्फ्लुएंस में बारिश का इम्कान है, लेकिन ज्यादा उन अजला में ज्यादा तेज बारिश मुतवक्की है। जाहिर है वो 3-4 दिन का मुसलसल स्पेल होगा बारिश का, ठीक। तो निकासी का कोई ऐसा इंतजाम उन एरियाज में नहीं है, तो वो फिर इनंडेट हो सकते हैं। आपसे आखिरी सवाल ये फरमाइए सरदार साहब, क्या कोई इमरजेंसी की सूरत हाल तो नहीं है? और वफाक की तरफ से ज़ाहिर सूबे को ये एतमाद दिलाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी आया इस पे, तो आप ये समझते कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है या फिर ये मामला टल जाएगा? लेकिन डिपेंड करता है कि साइक्लोन की शिद्दत में कितनी कमी आती है। अभी तक तो वो एक्सट्रीमली सीवियर स्टेज है, उस स्टेज का साइक्लोन है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म उसका सही अगर हम उसको नाम से पुकारें तो इसका मतलब ये है कि उसके मरकज के आसपास 160 से 180 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। जाहिर है ऊपर आएगा, हमारे साहिल के करीब जब आएगा या इंडियन साहिल के करीब आएगा तो उसकी शिद्दत में कमी आएगी, लेकिन स्टिल उसमें इतनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया, पोटेंशियल होता है कि 50 से 60 नॉटिकल माइल की हवाएं उसमें चल सकती हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए तो जाहिर है कि वो जो 3-4 दिन होते हैं वो एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ठीक होगा सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। काजमी साहब, आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी। ये फरमाइए सर, ये कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आने वाले दिनों में होगा, क्या वो इलेक्शन के ऊपर कहीं असरअंदाज तो नहीं हो जाएगा? देखिए, एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि जहां तक ये ताल्लुक है कि जो लोग मुलविस हैं, ऑब्वियसली इसकी तहकीकात होनी चाहिए थॉरोली। अमेरिका जैसे मुल्क में भी कैपिटल हिल की हम मिसालें देते हैं, 1 साल उनको लगा तहकीकात करने में, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमने 2-3 दिनों में, बल्कि अगले दिन ही हम लोगों ने फैसला सुना दिया था कि क्या मुलविस है और क्या साजिश हुई और कौन कौन मुलविस था। बाकी ये बात है कि आने वाले इलेक्शन जी यकीनन देखें, जिस तरीके से इमरान खान या तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है उनकी सियासत को महदूद किया गया, उनकी पार्टी जिस तरीके से टूटी है, तो यकीनन आने वाले इलेक्शंस के ऊपर इसका असर तो पड़ेगा। अब एक नई जमात भी बन गई है, बहुत सारे जो तहरीके इंसाफ के लोग थे वो भी उसमें चले गए हैं, और बुनियादी मकसद यही लग रहा था कि इमरान खान की जो जमात है उसकी पॉपुलैरिटी अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो कम से कम उसका हुजम ही थोड़ा कम किया जाए और फिर इंतखाबात में जाया जाए, और उसी फॉर्मूले के तहत लगता है कि काम हो रहा है। ठीक हो। अच्छा मदद साहब, ये फरमाइएगा सर, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज भी बात की है और उन्होंने कहा जी ये जो इलेक्शंस है इसका फैसला पार्लियामेंट ने करना है, जबकि पार्लियामेंट ने तो नहीं करना, ये तो आइन है कि जब ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी उसके बाद 2 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो वो मौलाना ये क्यों कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने फैसला करना है? फिर राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा 6 महीने इसको आगे कर लिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। देखिए, हमने मजाक बना लिया, हमने आइन को मजाक बना लिया, हमने पॉलिटिक्स को मजाक बना लिया, हमने डेमोक्रेसी को मजाक बना लिया। ये क्या है जो पार्लियामेंट ने आज पास किया है? इसको संभाल के रखिएगा, बल्कि फ्रेम करा के कहीं पार्लियामेंट के किसी कोने में लगा लीजिएगा। ये चीज कल इन सारे सियासी लीडरों पे अप्लाई हो सकती है। सिर्फ उसका सही बात। और ये कंप्लीट सरेंडर है पार्लियामेंट की तरफ से। सरेंडर आप 70 में क्या हुआ था चौधरी साहब? 75 में भुट्टो साहब ने नैब के लिए कानून बनवाया कि जी फॉरेन लॉयर्स नहीं आ सकते। जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ वही कानून उनके गले पड़ गया। ये जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट के लोग जो है ये इस तरह जज्बाती फैसले करते हैं, क्यों? इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी वो अथॉरिटी, वो जुडिशियल सिस्टम, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कंप्लीट फेलियर है ना यहाँ। भाई एंटी टेररिज्म कोर्ट आपने क्यों बनाई है? एंटी टेररिज्म कोर्ट आप बनाएं, एंटी टेररिज्म कोर्ट के कानून में है कि 1 हफ्ते में फैसला दें। अब अगर आपके कानून में है और अदालतें उसको सालों घसीट लेती हैं, तो ये आपकी रिट वो है जुडिशियल सिस्टम को पर क्वेश्चन है। मिलिट्री कोर्ट्स में एक पार्टी के उसका जो भी वो हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है उसके हेड ऑफ द पार्टी के बारे में कानून के मुताबिक वो गिरफ्तार हो क्या होता है। लेकिन पार्लियामेंट से ये डिमांड आनी, मेरे ख्याल में ये किसी भी तरीके से एक बैक डे से ज्यादा नहीं है, मैं इसको वो करूंगा। ये शेमफुल है।
आप कानून के मुताबिक वो क्या करते हैं, उन पे केस बनता है, उनके ऊपर आर्मी एक्ट लगता है। पार्लियामेंट कैसे डिमांड कर सकती है कि पॉलिटिशियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो? पाकिस्तान की तारीख में हुआ है ये। और इसमें मज़े जो दिलचस्प बात यह है कि पार्लियामेंट यानी कौमी असेंबली और सेनेट दोनों मुतालबा कर रहे हैं। अब सवाल यह कि मुतालबा किससे कर रहे हैं, जबकि इन्होंने मुतालबात सुनने होते हैं, इन्होंने मुतालबात पूरे करने होते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं चौधरी साहब, मुझे अफसोस है ये। देखिए जिस तरह अभी का आप 9 और ये जिस तरह अभी राणा साहब भी कह रहे थे, आज जो है वो 12 जून हो गई है। 1-1.5 महीने में आपने एक ट्रायल नहीं शुरू किया। आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, उनके आज तक आप 1 महीने में इमरान खान के खिलाफ ये चार्जशीट लाए हैं इस केस में जिसका मुतालबा कर रही है पार्लियामेंट। आप तो अभी तक उनके खिलाफ ये केस नहीं ला पाए। अभी तो आपने उनको इस चार्ज में नहीं किया। और पार्लियामेंट को जल्दी है और मौलाना को है कि इलेक्शन आगे बढ़ सकते हैं। राजा रियाज साहब की तो छोड़ ही दें, राजा रियाज साहब की तो मजबूरी है।